हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रमन। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लॉ के अंदर चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स चल रहा है। ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ सेक्शन पहले पढ़ ली 51 तक, 43 से 50 हमने लास्ट सेक्शन में किए। आज हम 52 से 60 करेंगे। काफ़ी मतलब 4-5 सेक्शन काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर, जो लॉजिक वाइज समझने के लिए अच्छे हैं। जिसका अभी रियल टाइम के अंदर भी मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, उसमें हम ज़्यादा एम्फोसिस देंगे जो भी चेंजेस आए हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करें शेयर कैपिटल और डिविडेंड से। आपको पता क्या है शेयर कैपिटल? मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है। ठीक है, प्रेफरेंस और उसके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट सेशन के अंदर। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 52 से। ओके। पहली बात, प्रीमियम। अभी हम शेयर्स को अगर हम इशू करना चाहें, शेयर्स जिसकी नॉमिनल वैल्यू, अगर मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने नॉमिनल वैल्यू शेयर की है 10 रुपीज़। 10 रुपये का शेयर मैंने कहा कि मैं इशू करूंगा लोगों को, अपने आप को, अगर मैं उस कंपनी का पार्ट हूँ और मेरे रिलेटिव या फिर मेरे फ्रेंड्स इन मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बात समझ में आती है कि मैंने आज के टाइम पे 1 करोड़ या 1 लाख रुपए कुछ मैंने शेयर्स इशू कर दिए। ओके, समझ में आता है। मैं शेयर इशू कर दिया, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं पैसा कमाना है। ओए होए। ठीक है। आगे जाके मेरे को वापस शेयर इशू करने, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने इतना काम कर लिया, पहले मैंने इतना प्रॉफिट्स कमा लिया, अब मैं आगे जाके जब शेयर इशू करूंगा, मैं नॉमिनल वैल्यू से, जो नॉमिनल वैल्यू मैंने कर रखा है, मतलब पहले से ना डिसाइडेड होता है कि आपकी नॉमिनल वैल्यू, आपकी 1 लाख शेयर आप रेस कर सकते हो, 10 रुपये पर उस शेयर का होना चाहिए। 1 करोड़ रुपये आपने पहले डिसाइड कर रखा है। आपने कंपनी फॉर्म करी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपने लिख दिया है कि आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 1 लाख शेयर 10 रुपये के हिसाब से। आपने कुछ पहले शेयर इशू कर लिए जितने से आपको बिजनेस स्टार्ट करना था। ओके, समझ में आता है। फिर जब आप अगली बार शेयर इशू करने गए ना, आपके दिल में बात आई, यार मैं बहुत काम कर चुका हूँ, मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ, मैं काफ़ी बिजनेस से धंधा कमा चुका हूँ, मेरे काफ़ी कस्टमर बेस बन गए। नाउ माई शेयर शुड ट्रेड एट अ प्रीमियम। समझ रहे हो कि अब मेरा शेयर थोड़ा सा महंगा हो गया। पहले मैं 10 रुपये से स्टार्ट किया था, अब मैं अपनी कंपनी को 20 रुपये तक का ले आया हूँ। मतलब जो मेरा शेयर है उसकी वैल्यू 20 रुपये होनी चाहिए, 30 रुपये होनी चाहिए, 40 रुपये होनी चाहिए, कुछ भी होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे मार्केट में अगर जाओगे, शेयर कैपिटल अगर हमारा जो नॉर्मल है, 10 रुपये की नॉमिनल कैपिटल होती है, जो शेयर मार्केट में जो ट्रेड होते हैं, 10 रुपये की शेयर कैपिटल वो होती है नॉमिनल। और वो शेयर ट्रेड करता है, ओपनिंग जो होती है वो 500 550 के आसपास की होती है। तो बाकी सारा जो 490 रुपीज़ है वो सारा प्रीमियम होता है। उतना कंपनी ने काम किया होता है, उतना रिजर्व इकट्ठे किए होते हैं, उतना कस्टमर बेस बनाया होता है। ओके। कंपनी का क्या कहता है, भाई आप शेयर को प्रीमियम पे इशू कर सकते हो। हाँ भाई, आपने काम किया, आप कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। ठीक है भाई, हमने अपना शेयर प्रीमियम पे लेकर आ गए। अब कंपनी दैट कहते हैं कि वो जो प्रीमियम आया, ये जो प्रीमियम आपने कमाया, कंपनी दैट अलाउ करता है हाँ प्रीमियम पे ले आओ। बट ये जो प्रीमियम है उसका नेचर क्या है आपको पता है, दिल से पता है आपको, ये प्रीमियम में कैपिटल नेचर का है। कैपिटल आप मंगवा रहे थे, प्रीमियम भी कैपिटल नेचर का ही है। तो उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल दी कंपनी एक्ट में, बहुत ही लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस है कि ये जो आपको कैपिटल नेचर का आपको पैसा आया ना, कैपिटल जो आपके पास आई, इसको आप कैपिटल नेचर के एक्सपेंस के अंदर ही यूज कर सकते हो। कैपिटल नेचर का एक्सपेंस में अभी आपको थोड़ा और बता दो, और स्पेसिफाई किया उन्होंने। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा एप्लीकेशन कहाँ होगा इस प्रीमियम का जो आपको शेयर के साथ मिला है, इसको आप कहाँ अप्लाई करोगे। A. Towards issue of unissued shares of the company to the members of the company as fully paid up bonus share। बेटा fully paid up bonus share से क्या होगा, हम जैसे अगर आपकी बैलेंस शीट बनती है, आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके नीचे आपका शेयर प्रीमियम अकाउंट लिखा होता है। ठीक है। तो आपने शेयर प्रीमियम लिखा हुआ है, मेरे पास शेयर प्रीमियम आ गया भाई 5 करोड़ का। ओके। अगर आप इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम उठ के 5 करोड़ का, सिर्फ 2 लाइन ऊपर उठ के शेयर कैपिटल के अंदर आ जाएगा। शेयर प्रीमियम उठ के शेयर कैपिटल के अंदर आ गया 5 करोड़ रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बैलेंस शीट के अंदर एक एंट्री पास हुई, बट ये जो आपके प्रॉफिट्स है ना, ये आपकी शेयर कैपिटल के अंदर चलेगा। ओके। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें देखो आप। इन राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता क्या है, कंपनी जब स्टार्ट करते हो ना, आपके कुछ खर्चे होते हैं, जैसे लॉयर के खर्चे, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के खर्चे। तो हाँ, समझ में आता है कि ये वाले एक्सपेंस को हम प्रीमियम से पे ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का फॉर्मेशन में इस एक्सपेंस का एक्सपेंस है, कोई रेगुलर नेचर का, रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस नहीं है। तो आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो कंपनी की फॉर्मेशन से पहले हुए हैं, उसको आप राइट ऑफ कर सकते हो।
और एक्सपेंस, जो एक्सपेंस आपको मतलब एक शेयर को एक कैपिटल रेज करने में आपका एक्सपेंस हुआ, जैसे कि कमीशन पेड, तो आप उसको भी राइट ऑफ कर सकते हो। कैप उसका जो एक्सपेंस है वो आपको कैपिटल रेज करने में लगा है, ठीक है। लॉजिक कहता है इसको भी आप एक्सपेंस को उस प्रीमियम से राइट ऑफ कर लो। तो इसके अंदर सी पॉइंट क्या है, इन राइटिंग ऑफ एक्सपेंस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो कह रहा है अगर आपने कोई डिस्काउंट अलाउ किया है उसको आप प्रीमियम से सेट ऑफ कर दो, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आती है। डी पॉइंट, इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल, ओ उसने कहा जब अगर आप इन केस रिडीम करोगे प्रेफरेंस शेयर को और डिबेंचर्स को, तो उस पर आप प्रीमियम जब दोगे, कैपिटल वापस करो लोगों की, कैपिटल वापस करो लोगों की, तो अपनी कैपिटल से दे दे, अपनी कैपिटल से दे दे, ओके। जो आपको प्रीमियम कैपिटल पे आपने रेस करने पे लिया, आप वही प्रीमियम उसको रिडम्पशन पे वापस कर सकते हो लोगों को, ओके। ई पॉइंट, फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, ओन शेयर खरीदने के लिए काम आ सकती है। बेटा ओन शेयर खरीद रहे हैं ना, तो उसके अंदर भी देखो हमारी एंट्री वही हो रही है कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कम हो जाएगा और हमारी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। ये नेट इफेक्ट के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कंपनी चाहती क्या है, मतलब गवर्नमेंट चाहती क्या है, ये एक्ट पास करके ये रिस्ट्रिक्शन से वो चाहती क्या है। बेटा उसका जो इंटेंट है लॉ का इंटेंट क्या है कि जो पैसा प्रीमियम से हमारी बैलेंस शीट में एज अ कैपिटल आ गया, हमारी कैपिटल के अंदर आ गया, जिससे हम धंधा करेंगे, वो चाहती है कि ये जो कैपिटल है वो खत्म ना हो, कहीं बाहर ना जाए, वो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को बना के रखे, वो कैपिटल के अंदर ही रहे, उसका कुछ ऐसे रिकरिंग एक्सपेंस, कोई हम नॉर्मल एक्सपेंस में उसको खर्चा ज़ाया ना करें। बात समझ रहे हो मेरी। वो चाहते हैं कि ये वाला जो अमाउंट है कैपिटल का वो कैपिटल में रहे और उसको आप बिजनेस को बढ़ाने में यूज करो, ठीक है। वो चाहते हैं कि हमारी जो नेटवर्थ है, इसको नेटवर्थ ही बोलते हैं, आपका जो शेयर कैपिटल जो आपने कमाया, रिजर्व एंड सरप्लस, आपका प्रीमियम वीमियम, वो इंटैक्ट रहे, आपकी नेटवर्थ बनी रहे, कंपनी स्ट्रांग रहे, ठीक है। अभी इसके अंदर सर एक पॉइंट लिखा डिस्काउंट अलाउड। अभी हमने कहा इशू ऑफ शेयर्स और प्रीमियम की हमने बात कर ली, हमें बात समझ में आती है। इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट कर सकते हैं, हम सस्ते में कर सकते हैं। आगे जाके बंदे को याद आया मेरी कंपनी तो कुछ कर नहीं पा रही, मेरी कंपनी में तो यार काम ही नहीं है, मैं शेयर इशू कर दो तो मेरे को जरूरत है, मैं डिस्काउंट पे कर देता हूँ। बेटा सेंस बनता है कि डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। मेरे को इसका लॉजिक क्यों नहीं पता है कि इन्होंने कंपनी एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड कर दिया है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो कि कभी भी जो कंपनी है वो भाई इस समय नहीं अच्छे परफॉर्म कर पा रही, उसको अपने शेयर्स बेचने, उसको कैपिटल चाहिए, वो डिस्काउंट में इशू, बट वो अपने डिस्काउंट में इशू करना चाहती है, बट उसको कंपनी एक्ट ने प्रोहिबिट कर दिया कि आप शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। इसका लॉजिक मेरे पास नहीं है बट आपको याद रखना है जो कंपनीज एक्ट 1956 था, इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है। 1956 जो कंपनीज एक्ट पहले वाला था उसके अंदर ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं था, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर प्रोहिबिशन आ गया। आप इस तरीके से याद कर लो इसको, ठीक है। अभी इसके अंदर एक इन्होंने एक्सेप्शन बताया कि ठीक है हम एक केस के अंदर अलाउ कर रहे हैं, वो केस के अंदर क्या कब अलाउ कर रहे हैं, जैसे जब रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है ना, बहुत ही दिक्कत में हो, कंपनी बहुत दिक्कत में, रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है क्रेडिटर्स का, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। अ कंपनी में इशू शेयर एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स, समझ लो क्रेडिटर्स, नॉर्मल लोगों को नहीं, हमारे जैसे लोगों को नहीं कि पब्लिक को बोल दिया आ जाओ डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, उसने कहा सिर्फ अपने क्रेडिटर्स को, जिसको उसको पैसा देना है डेट का, व्हेन इट्स डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, उसने क्या किया अपने क्रेडिटर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तुम मेरी कंपनी के मालिक बन जाओ यार, ठीक है। क्रेडिटर्स अगर मान गए तो हम उसको शेयर इशू कर देंगे यार डिस्काउंट, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ते हैं। कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन परसुएंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन पास रेजोल्यूशन प्लान और डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम इन अकॉर्डेंस विद एनी गाइडलाइंस और डायरेक्शन और रेगुलेशन स्पेसिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। समझ में आता है हमें, समझ में आता है हमें। इस क्रेडिटर्स के अंदर इसमें आरबीआई इन्वॉल्व हो गया, इसमें आरबीआई इन्वॉल्व हो गया।
जनरली ये जो क्रेडिटर मेरे को दिख रहा है ना, वो बैंक नेचर का हो सकता है। आप समझ रहे हो कि बैंकर को एक कंपनी ने वर्किंग कैपिटल या फिर कुछ लोन ले रखा है बैंक से, तो वो बैंक को ये कंपनी पे ऑफ नहीं कर पा रही, आरबीआई चाहे इंटरवीन करके उसके शेयर इस बैंक को दिला सकता है। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? ये क्वेश्चन बन सकता है। हमारे ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट है कि इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इसके बारे में दो सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। ये देखो इसको कितना स्वेट आ रहा है, दिन रात काम कर रहा है, ठीक है। अभी स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है? अभी वो स्वेट इक्विटी शेयर लोगों के दिमाग में आया कि यार हम इतना काम कर रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर ये वो सारे, यार हम इतना काम कर रहे हैं, हमें तो डिस्काउंट में मिलना ही चाहिए शेयर, हम तो दिन रात काम कर रहे हैं। इसके लिए अलग से सेक्शन आया। उन्होंने कहा आप वैसे प्रोहिबिटेड है, बट उन्होंने अलग सेक्शन में अलाउ करा, एक अलग सेक्शन के अंदर कि आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हो, वो इन्होंने अलाउ किया। कैसे अलाउ किया? ये जो सेक्शन है इसके अंदर स्वेट इक्विटी का डेफिनेशन दे रखा है कि स्वेट इक्विटी शेयर होते क्या। स्वेट इक्विटी शेयर मीन सच इक्विटी शेयर as are issued by company to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash। other than cash क्या है? सर्विस, ठीक है। for providing their know-how their intelligence and making any rights available in nature of IPRs और वैल्यूएशन और वट एवर नेम कॉल्ड, कुछ भी होगा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम स्वेट इक्विटी शेयर आपको इशू करेंगे, इतना हम मतलब एक्ट लीनियंट है कि हाँ डायरेक्टर्स लोग काम कर रहे हैं, उनको तो बनता है कि हाँ उनको शेयर डिस्काउंट में मिले। मेरी कोई अगर दुकान है, मैं कोई काम करूँ, उसके अंदर कोई गुड्स है, तो मैं तो डिस्काउंट पे ले ही सकता हूँ ना। हमने गवर्नमेंट ने कहा ओके ओके हम मानते हैं, हम कह रहे हैं कि आप स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर दीजिए। बेटे कुछ कुछ ऐसा गलत सा लग रहा, कुछ गलत लग रहा, कुछ कुछ ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है यार, लोगों से तो पूरा पैसा ले लिया और हम जो डायरेक्टर हैं वो नाजायज फायदा उठाए जा रहे हैं, और स्वेट इक्विटी शेयर आ जाओ, स्वेट इक्विटी शेयर दो मुझे, स्वेट इक्विटी शेयर दो मुझे, हर साल स्वेट इक्विटी शेयर लिए जा रहे कंपनी को, सारे शेयर अपने अंडर करे जा रहे हैं। तो समझ में आता है कि गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन बनाया होगा, वो चाहती है कि उसके जनरल इन्वेस्टर्स है उनके साथ कुछ बुरा ना हो, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए, वो हम पढ़ते हैं। कंडीशंस क्या है? आई एम सॉरी, कंडीशंस क्या है? द इशू द इशू इज ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी। शेयर होल्डर्स को बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन करवाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन के वो बताएंगे कि हम ऑथराइज करते हैं, ऑथराइज करते हैं तो वो क्वांटिटी भी बताएंगे कि आप कितना क्वांटिटी तक स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। उस रेजोल्यूशन के अंदर वो स्पेसिफाई करेंगे। पढ़ते हैं हम आगे। द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर, द करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी, and the class of classes of director or employee to whom such equity shares are to be issued। ओके, रेजोल्यूशन पास हुआ। उस रेजोल्यूशन के कंटेंट के अंदर ये सारी चीजें थी, कितने शेयर, उसका मार्केट प्राइस क्या है, कितना कंसिडरेशन, मतलब कितना डिस्काउंट दोगे, 100% डिस्काउंट है, 90% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, कुछ भी हो सकता है, और किस किस को ये शेयर्स मिलेंगे, क्या क्या कंडीशन होंगी। कंपनी डिसाइड करेगी ना, आपने 1 साल काम किया, लॉक इन पीरियड है, 3 साल और काम करो तब हम देंगे, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, जो मेंबर्स जो ओनर बोलेंगे वो मान लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, देखो बेटा, कंपनी तो होती है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, हर एक एक्ट के अंदर है ना, हर एक सेक्शन के अंदर आपको एक एक और पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि जिसके अंदर पब्लिक सब्सटैंशियली इन्वॉल्व है, मतलब जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, हमारे स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक ना, ये NSE BSE, इसके ऊपर जो लिस्टेड है, इसमें हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो उसके अंदर है ना सेबी पिक्चर में आता है, जिसका पेपर देने जा रहे हो, सेबी पिक्चर में आ जाता है। सेबी कहता है where the equity share of the company are listed on a recognized stock exchange, the sweat equity shares are issued in accordance with regulation made by सेबी। जो सेबी ने रेगुलेशन बनाया ना अपना कि ये कंडीशन है, ये वो है, हम उसको नहीं पढ़ रहे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उसने जो जो रेगुलेशन मंगवाई है वो आपको माननी पड़ेगी। द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज वी प्रिस्क्राइब। अब यही इन्होंने कहा, आप तो सेबी को तो मानोगे ही मानोगे, और रूल्स को भी मानोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें रूल्स बताती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से रूल्स बताए? कंपनीज के जो रूल्स है उन्होंने बताया, द कंपनी शैल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर,
एक बारी के अंदर, एक साल के अंदर 15% से ऊपर इक्विटी शेयर, जो स्वेट इक्विटी शेयर हैं वो नहीं होंगे। जो हमारे एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल है ना, उसका 15% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते एक साल के अंदर। एक साल के अंदर हर साल 15% कर दूं, 10 साल में कंपनी खा जाऊं पूरी में। आगे इसको पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। द कंपनी शैल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर more than 15% of existing paid up share capital in a year of shares or shares of the issue value of rupees 5 crore whichever is high। उसने भाई एक कैप लगा दिया, एक कैप लगा दिया कि एक साल के अंदर 5 करोड़ से ऊपर नहीं आप स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते। 5 करोड़ से ऊपर के स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? ये देखो इशू वैल्यू लिखा है, इशू वैल्यू ऑफ रुपीज 5 करोड़। कह रहे 15% जो आपका एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 15% या 5 करोड़, इससे ऊपर आप एक साल के अंदर आप इशू नहीं कर सकते। जनरली जो एक साल होता है ना, जहाँ पे भी इन ईयर आता है फाइनेंशियल ईयर को हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है सर, वही वाला पॉइंट जो आप बोल रहे थे कि हर साल 15% कर दूंगा, हर साल 15% करता रहूँ, 5 साल काम करूंगा पूरी कंपनी मेरी, ऐसे करता रहूँ जिंदगी भर। कंपनी ने बोला आगे, इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, ये वाले जो इक्विटी शेयर है ना, ये वाले जो इक्विटी शेयर हम सर्ट इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम। कभी भी ये स्वेट इक्विटी शेयर है ना, टोटल पेड अप कैपिटल के 25% से ज्यादा जा ही नहीं सकते। ओके क्लियर। कंपनी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, उसने कहा 25% से ऊपर नहीं लेके जा सकते। उन्होंने हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान रखा कि हाँ 25% तक आप दे सकते हो। 25% देने के लिए भी देखो ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन और सब कुछ चाहिए। वो लिखेंगे हम ये देंगे, हम स्पेशली हम मेंबर्स पास कर रहे हैं, इतने शेयर लोगे, इतनी कंसिडरेशन लोगे, इतना काम करोगे, ये करोगे वो करोगे। तो कहा कि हम 25% तक समझ में आता है, इससे ज्यादा नहीं, 25% तक हम मानते हैं। ओके सही चल रहा है, अच्छा लग रहा है, सर्टिफिकेट शेयर सही लग रहा है कि हाँ यार काम बढ़िया हो रहा है, इतना तो बनता है देना। ठीक है, स्टार्टअप वाले अलग ही खड़े हो जाते हैं, स्टार्टअप वाले अलग ही खड़े हो जाते हैं। हमें भी स्टार्टअप है, उसके अंदर हम चैलेंज करते हैं तुम्हारे एक्ट को, हम ज्यादा स्वेट इक्विटी शेयर देने जाते हैं। हमारे प्रमोटर बहुत काम कर रहे हैं यार, दिन रात काम कर रहे हैं, घर आते ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा हम स्टार्टअप वालों को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार है। उन्होंने अभी रिसेंट में सितंबर में चेंजेस किया, सितंबर 20 के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में, और काफ़ी सारी पेनल्टीज ड्रॉप हुई हैं। तो हम स्टार्टअप के ऊपर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहेगा, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर हम पढ़ेंगे उसको। स्टार्टअप के लिए उन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला प्रोवाइडेड दैट, अभी स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन क्या है उसमें उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया कि स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन किसने दे रखी है। ठीक है, स्टार्टअप कंपनी एज डिफाइंड इन नोटिफिकेशन नंबर इतना डेटेड इतना 19 जनवरी 19 इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपिट बोलते हैं ना इसको। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला कि स्टार्टअप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, उसने उसके लिए 50% ऑफ पेड अप कैपिटल कर दिया। 50% ऑफ पेड अप कैपिटल, स्टार्टअप खुश, 50% ऑफ पेड अप कैपिटल। और साथ में क्या, अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 10 साल तक आप 50% ऑफ इक्विटी शेयर जो पेड अप है उसका आप इशू कर सकते हो। स्टार्टअप वाले खुश, हम मान गए, हम मान गए, थैंक यू गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सबको साथ लेके चल रही है, हम आपको भी खुश रखेंगे। इतना बात समझ में आती है। ये वाला पॉइंट, स्टार्टअप वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को लग रहा है इसके अंदर से आपका एमसीक्यू बन सकता है। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन ध्यान रखना है। स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। डिस्काउंट पे कौन सा शेयर इशू हो सकता है आपको ये पता होना चाहिए। दो कंडीशन आगे ना कि आरबीआई ने बोल दिया अगर आपके क्रेडिटर आपको डेट पे ऑफ नहीं कर पा रहे, रिस्ट्रक्चरिंग होगी, तो इन केस उस केस के अंदर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। ठीक है, बात हमें समझ में आती है। ये लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 15% इन ईयर एंड 5 करोड़ रुपीज प्लस 25%, कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 25% से ऊपर स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं हो सकते। स्वेट इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट खत्म। गुड कॉन्सेप्ट आ सकता है पेपर के अंदर, इसको आप ध्यान रखिएगा।
एक और कॉन्सेप्ट आया, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रेफरेंस शेयर। हमने अभी इक्विटी शेयर के बारे में बात करी, अब हम प्रेफरेंस प्रेफरेंस किस किस चीज में प्रेफरेंस मिलेगी। हमने पढ़ा था कि डिविडेंड में प्रेफरेंस, अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है तो डिविडेंड में प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर, एंड कंपनी वाउंड अप हो रही है तो कैपिटल का रीपेमेंट को हम प्रेफरेंस शेयर वाले को कैपिटल रीपेमेंट में प्रेफरेंस देंगे। समझ में आता है, प्रेफरेंस वाले भी खुश, इक्विटी वाले भी खुश। चलो जी, इसके बारे में पढ़ते हैं, इशू एंड रिडेम्पशन कैसे होता है। कंपनी हमेशा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। गवर्नमेंट ने मना कर दिया, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर नॉट अलाउड। आज की न्यूज़ में मैं आपको भी बताता हूँ, बेटे जो बॉन्ड है, बॉन्ड इररिडीमेबल इशू होते हैं ना, अभी येस बैंक का जो बड़े 81 A1 बॉन्ड है, जो इररिडीमेबल बॉन्ड्स है, बड़े अभी न्यूज़ में रहे हैं कि उनका कोई टेकर नहीं है, वो एकदम राइट ऑफ कर दिया उन्होंने अपनी बैलेंस शीट से। तो प्रेफरेंस शेयर के कॉन्टेक्स्ट में कंपनी ने बोला कि आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं कर सकते। आपको रिडीम करना है, आपको लोगों को पैसा एक टाइम के बाद वापस करना ही करना है। ठीक है, कंपनी कह रही है हमें समझ में आ गया, आप बोल रहे हो, जो आपने बोल दिया हमने मान लिया। ठीक है, कितना पीरियड है, लोग पूछ रहे हैं हम कितने टाइम तक पैसा ले सकते हैं। कंपनी एक्ट कहता है कि आप 20 ईयर्स तक पैसा ले सकते हो, 20 ईयर्स तक पैसा ले सकते हो। 20 ईयर्स के बाद आपको वो पैसा रिडीम करना है, आपको लोगों को वापस देना है वो पैसा। ठीक है, हमें समझ में आता है। अभी गवर्नमेंट ने एक पॉइंट और निकाला, गवर्नमेंट ने सोचा, गवर्नमेंट हमेशा अभी इस समय ना इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो अभी तैयार हो रहा है आगे के लिए। तो उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर यूजुअली लॉन्ग टर्म और उसके अंदर पैसा चाहिए होता है। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वालों के लिए ये वाली जो 20 ईयर्स का जो टाइम था ना, उसको 30 ईयर्स कर दिया। हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि यहाँ क्यों 30 ईयर्स को दिए गए। अ कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर for a period exceeding 20 years but not exceeding 30 years for infrastructure projects। ठीक है, और उन्होंने कंडीशन लगा दी कि जब 21st ईयर स्टार्ट होगा ना, आप 10% पैसा रिडीम करना स्टार्ट कर दोगे, सब्जेक्ट टू रिडम्शन ऑफ 10% शेयर्स बिगिनिंग 21st ईयर एट द ऑप्शन ऑफ सच प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कह रहा है भाई आप 21st ईयर से आप रिडीम करना स्टार्ट कर दो, 10% करके 10 साल के अंदर पूरा 100% रिडीम हो जाएगा। हमें समझ में आता है। दिस एक्सेप्शन इज रियली इंपॉर्टेंट, ये मैंने काफ़ी जगह देखा है क्वेश्चन कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन का टाइम पीरियड कितना है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे 20 ईयर्स है बट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 30 ईयर्स है। ठीक है, अभी जब हम रिडीम कर रहे हैं, आप समझो मैं जब पैसा लोगों को वापस दे रहा हूँ, मैंने अपनी कंपनी से कैपिटल निकाली, यहाँ से बैंक अकाउंट से पैसा निकाला। कैपिटल कैसे निकालूंगा मैं, कैपिटल ले जाओ अपनी, तो मैंने अपनी लाइबिलिटी से कैपिटल निकाल दी और मैंने अपने एसेट से बैंक अकाउंट से कैश निकाल के दे दिया। डबल एंट्री सिस्टम है, इतना सबको पता है, इंजीनियर भाइयों ऐसे ही होता है। मैंने कैपिटल अगर दी तो किस फॉर्म में दी, बैंक से पैसा निकाल के वापस कर दिया। ठीक है, अब मेरी बैलेंस शीट वीक होगी, मेरी बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल ही नहीं है, तो इधर कंपनी एक्ट स्टेप इन करता है। कंपनी एक्ट स्टेप इन करता है, वो कहता है हम ये इंश्योर करते हैं, हम ये चाहते हैं कि आपकी बैलेंस शीट की इंटेग्रिटी, आपकी बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ इंटैक्ट रहे। जब ये पैसा वापस जाए भी ना, तो आपकी बैलेंस शीट उतनी वीक ना हो कि लोग आपको बाद में पैसा देने से घबराएं। मेरी मतलब जो इतने सारे स्टेक होल्डर जैसे बैंकर्स हैं, सब कुछ है, उनका फेथ ही हट जाए भाई, कंपनी के पास कैपिटल ही नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रपोज शेयर्स टू बी रिडीम्ड शैल बी ट्रांसफर्ड टू CRR अकाउंट। इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अभी जब कैपिटल रिडीम कर रहे हो ना आप, एक तो रिजर्व बनाओ, नॉमिनल कैपिटल, एक आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया, उसके अंदर आप पैसा डाल दो, एज एन एक प्रोविजन बना दिया आपने। आप प्रोविजन बना के कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर डाल दो। है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से लेकर आए हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का पैसा। बेटा जो आपने प्रॉफिट कमाया है ना, ये क्या कर रहे हैं, आपके प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट आप लोगों को बांट देते हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा उस प्रॉफिट को बांटो नहीं, उसको थोड़ा सा आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल के अपनी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ बढ़ाओ।
स्ट्रेंथ बढ़ाओ। आप जो आपका प्रॉफिट कमाए सर आप बांट देते, बट उसको बांटो नहीं, इसको थोड़ा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बेटा ये सिक्योरिटी प्रीमियम के नीचे कुछ रिजर्व के अंदर ऐड हो जाएगा। कैपिटल रिडीम किया, हम उसका कुछ रिजर्व बनाया है, टेंशन मत लो, हमारे पास पैसा है, ठीक है। वेयर सच शेयर्स आर प्रपोज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। बेटा देख लो इसमें लिखा है कि रिडेम्पशन प्रॉफिट ऑफ कंपनी से हो रहा है, मतलब हम प्रॉफिट से ही रिडीम कर रहे हैं। देयर शैल आउट ऑफ सच प्रॉफिट्स बी ट्रांसफर्ड अ सम इक्वल टू नॉमिनल नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर टू बी रिडीम टू अ रिजर्व टू बी कॉल्ड कैपिटल रिडेम्पशन। जो नॉमिनल अमाउंट है ना उसका हम प्रीमियम पे भी रिडीम कर सकते हैं, बट उसने कहा कि जो नॉमिनल अमाउंट है ना आप उसको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर डाल दो, हम इतने से खुश है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट है, आ सकता है। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर बोला है कि प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, अगर जब रिडेम्पशन हो रही है ना प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, तब आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है। समझ में आती है? हम प्रॉफिट से रिडीम करें तो हम सीआरआर अकाउंट पर आ देंगे। बेटा 20 साल हुए, मैंने लोगों से प्रेफरेंस शेयर और मांगने लगा। जब 19 साल हुए ना, मेरी हालत पतली, मेरे पास पैसा नहीं है लोगों के पास देने के लिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे ये फ्री रिजर्व्स को लोग बाहर ले जाए, मेरी हालत पतली। मैंने क्या किया, मैंने प्रेफरेंस शेयर, और मेरे को 1 करोड़ रुपए रिडीम करने थे ना, मैंने 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर और इशू कर दिए। मैंने और इशू कर दिए प्रेफरेंस शेयर, जिसको लेना है आ जाओ, जिसको लेना है आ जाओ। तो लोगों ने कहा हाँ हमें लेंगे, हमें आपकी आपके ऊपर फेथ है, उन्होंने मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दी। अब मेरे को जो 1 करोड़ मिले, मैं 20 ईयर कंप्लीट हुआ, मैंने उसी 1 करोड़ रुपए का रिडीम कर दिया, जिसको देने थे ना मैंने टोपी घुमा दी, मैंने पैसा घुमा दिया, मैंने 1 करोड़ रुपए लिया, 1 करोड़ रुपए रिडीम कर दिया। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट्स से रिडेम्पशन नहीं हुआ शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का, हमने और प्रेफरेंस शेयर इशू किए और पुराने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया। तब सीआरआर बनेगा, तब सीआरआर बनेगा, तब सीआरआर बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, क्या बात है यार, ये तो लोगों को पैसा घुमाया जा रहा है। बेटा तरीका है काम करने का, बिजनेस करने का तरीका होता है, अलाउड है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, शेयर्स टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, नो सच शेयर्स। बेटा अब देखो पॉइंट देखो, नो सच शेयर्स शैल बी redeemed except out of the profits of the company which would otherwise be available for dividend or out of the proceeds of a fresh issue of shares मेड फॉर द पर्पस ऑफ सच रिडेम्पशन। जो नया फ्रेश इशू आया ना, मैंने वो रिडेम्पशन के लिए ही इशू करवाया, समझ रहे हो? जब मैं फ्रेश इशू कर रहा हूँ ना ये प्रेफरेंस शेयर का, या तो फ्रेश इशू मैं कर रहा हूँ इक्विटी शेयर्स का, किसी चीज का भी, मैं इन शेयर्स को बताऊंगा। पर्पस बताना होता है आपको जब भी आप फ्रेश इशू लेकर आते हो, कि मैं जो पैसा आपसे रेज कर रहा हूँ ना, मैं प्रेफरेंस शेयर को पे ऑफ करने के लिए कर रहा हूँ। क्यों धोखाधड़ी का काम नहीं कर रहे भाई, हमारे बिजनेस है, मेरी बैलेंस शीट देखो सही चल रही है, मैं भी पैसा अपनी कंपनी से बाहर लेके नहीं जाना चाहता। ठीक है, लोग मेरे को पैसा दे रहे हैं, मैं रिडीम कर रहा हूँ। आपको प्रॉफिट से ही रिडीम करना है, या फिर आप कहाँ से रिडीम कर सकते हो, कोई फ्रेश इशू लेकर आए। हमें समझ में आती है, हमें समझ में आती है। कुछ और बताओ। कंपनी, बेटा 20 साल हो गए या 30 साल हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के केस के अंदर, कंपनी के अंदर मेरे पैसा नहीं है, क्या करूँ मैं, पैसा ही नहीं, मैं कर नहीं सकती कुछ, पैसा ही नहीं है, ढीठ बन के बैठ, पैसा ही नहीं, हम क्या करें, ना मेरे को लोग पैसा दे रहे हैं, मैं क्या करूँ यार, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं पैसा ही नहीं, क्या करूँ बेटा, कंपनी बंद करके भाग जाऊँ, कंपनी बंद करके भाग जाऊँ। बेटा थोड़ा कंपनी देखने का नहीं, रुक जाओ, हम आपकी दर्द को समझ रहे हैं, आप थोड़ा दिक्कत में हो, हम उसको थोड़ा सा रेमेडी करने के लिए आपको एक सेक्शन बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो। हम अनएबल टू रिडीम है एज अ कंपनी, वी आर अनएबल टू रिडीम एंड पे डिविडेंड। एंड पॉइंट पे आते हैं भाई हमारा डिविडेंड में हमसे दिया नहीं जा रहा। उन्होंने कहा ठीक है, एक तो आपके पास ऑप्शन है, आप कंपनी को लिक्विडेट करो, आप सबको पैसा वैसा दे दो, या तो अपने प्रेफरेंस शेयर को बुलाओ, प्रेफरेंस शेयर को बुलाओ, उनसे पूछो भाई आप चाहते हो हम कंपनी को बंद कर दें, लिक्विडेट कर दें, आपको पैसा दे दें, जितना आपको हिस्सा आएगा उतना दे दें, या तो हमें एक मौका दो यार, हम काम करेंगे, थोड़ा सा हम चेंज लेकर आएंगे, हम नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, हम कंपनी को इम्प्रूव करेंगे। तो कंपनी एक्ट ने बोला आप जिसका पैसा रिडीम नहीं कर पा रहे, 75% लोगों का आप कंसेंट ले लो कि हाँ ये हमसे रिडीम नहीं हो पा रहा, बट हम नहीं चाहते कि हमें पैसा मिले। हमने ये वाला कंसेंट ले लिया 3/4 से, 3/4 कह रहे ठीक है हमें पैसा मत दो, तुम बिजनेस करते रहो, मैं थोड़ा सा डिविडेंड देता रहो,
हमें पैसा नहीं चाहिए, आप करते रहो। हम चाहते हैं कि कंपनी आगे ग्रो हो, आगे बढ़ जाए। हमने फिर कंपनी क्या करेगी, इस जो प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम नहीं कर रहे, आप सेक्शन का उल्लंघन कर रहे हो, तो आप ट्रिब्यूनल से जाके अप्रूवल लेकर आओ। देखो जी, हमारे पास ये वाला 3/4 ने हमें दे दिया है, मेजोरिटी 3/4 कंसेंट दे दिया कि आप रिडीम मत करो, प्लीज हमारी बात मान लो। ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल कह रहा है दिखाओ में ऑर्डर, कंसेंट तो है, कंसेंट तो है, मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल ने देखा कुछ गलत वाला तो नहीं है, मतलब कुछ टॉपिक कहीं और तो नहीं घुमा रही है, उन्होंने अपना थोड़ा बहुत ड्यू डिलीजेंस किया और उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया। अभी इन्होंने क्या कहा कि ये जो कार्य हुआ, ट्रिब्यूनल ने जो अप्रूवल दे दिया, जैसी अप्रूवल दिया ना, इसको कंपनी एक्ट के अंदर हम डीम्ड रिडेम्पशन मान लेंगे कि बेटा रिडीम हो गया, रिडीम हो गया। इस अप्रूवल के बाद हमने रिडीम मान लिया और री इशू हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे दो। इसको हम कहते हैं डीम्ड रिडेम्पशन। हमने डीम कर लिया कि रिडीम हो गया और वापस से ये सेक्शन अप्लाई हो गया कंपनी के ऊपर, रिडीम हो गया, फिर आगे हमने 20 साल का और टाइम दे दिया। ओके जी, फिर 50 सेक्शन अप्लाई हो गया उनके ऊपर। अभी कुछ बंदे मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, मेरे को पेमेंट करो वापस, मेरे बस की नहीं है, मेरे को भाई लॉकडाउन चल रहा है, पैसा पूछा नहीं है, मेरे को पेमेंट कर दो। बेटा जो डिसेंटिंग है ना, जो डिसेंट कर रहा है हमें नहीं चाहिए, उसको हम वापस कर देंगे। ट्रिब्यूनल ने कहा भाई जो डिसेंट कर रहा है, ये 3/4 जो 1/4 बच्चे होंगे उसमें से कुछ परसेंटेज होंगे, हमें नहीं, हमें पैसे चाहिए, उनको पैसे देके खत्म करो। उतना तो पैसा दोगे ना, इतना थोड़ा ना मरे गिरे हुए हो, उतना पैसा दो और बाकी आप अपना बिजनेस स्टार्ट रखो, और जो प्रेफरेंस शेयर है उसको हम डीम रिडम्पशन मान के वापस इशू करके मान के आप बिजनेस स्टार्ट करो। समझ में आती है बात? वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। समझ में लॉजिक से कम समझना हमें कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, कंपनी के लिए क्यों कर रही है ऐसा, ठीक है, और कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है जी, हमें समझ में आता है। थैंक यू सर, ये आपने इतना कुछ बताया हमें कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर को हम प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं, और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उसका इशू रिडेम्पशन कैसे होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। शेयर हमें मिल गए, शेयर अभी इसका ट्रांसफर करने, किसी को बेच दिया बाद में, ठीक है, या तो मेरे को स्टार्टिंग में अलॉटमेंट हुई, मैंने सब्सक्राइब किया, भाई कंपनी फॉर्म हुई थी, मैंने कहा मेरे को दे दो, उसके ऊपर क्या सेक्शन, क्या हमें कंपनी एक्ट बोलता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारी ट्रांसफर डीड होगी ना, मेरे पास शेयर है, मैं आपको बेच रहा हूँ, प्रॉपर डीड बना के स्टैम्प करके दोनों ट्रांसफर और ट्रांसफरी के साइन होंगे, तब जाके हम मानेंगे कि हाँ भैया ट्रांसफर डीड जो है ये परफेक्ट है। ये आपने साइन सून करा और कंपनी को लेकर चले गए, भाई कंपनी कंपनी मैंने शेयर अपने इसको बेच दिए, अब मैंने अपने शेयर ट्रांसफरी को बेच दी। बेटा ट्रांसफरी के साइन क्यों चाहिए, ट्रांसफरी के समझ में नहीं आया, ट्रांसफरी के साइन क्यों, सेल लेटर पे ट्रांसफरी के साइन क्यों, मतलब हम क्यों ट्रांसफरी के साइन ले रहे हैं। बेटा अगर अनपेड इक्विटी शेयर, अनपेड होता है ना, थोड़ा बहुत कॉल्स बची हैं, मतलब लाइबिलिटी बची है, तो अब ये नहीं ना अपने सोल ट्रांसफर, बंदा गया भाई इसको ट्रांसफर कर दिया मैंने, मेरी लाइबिलिटी खत्म, ऐसा नहीं कर सकते, आपको ट्रांसफरी के भी साइन चाहिए। समझ में आती है बात? आगे इसके सेक्शन में स्पेसिफिकली बताया गया, अभी हम इसको पढ़ते हैं। ट्रांसफरी का नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सारी चीजें आएंगी। ये जो ट्रांसफर डीड आपकी एग्जीक्यूट हुई ना, इसको आप विद इन 60 डेज, उस पर डेटेड होगा ना, डेट भाई ये ट्रांसफर हो गया इस डेट पे, इसको इस डेट के 60 डेज के अंदर अंदर आपको कंपनी को देना। समझ में आ रही है? 60 डेज के बाद दोगे तो इनवैलिड हो जाएगी, आपको 60 डेज उसके अंदर अंदर कंपनी को डेट देनी। ठीक है, जो शेयर सर्टिफिकेट है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट है, ओके समझ में आती है। अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट था ट्रांसफर का, ये है ना, मतलब क्या हो गया, घूम गया, घूम गया, घूम गया। हमने कहा भाई ये घूम गया, कंपनी कह रही है मतलब जो बंदा कह रहा है हमसे घूम गया, आप फिर भी ट्रांसफर कर दो, तो ठीक है, कंपनी कहेगी हम ट्रांसफर कर देंगे, आपसे घूम गया कोई नहीं, अब हमें इंडेमनिटी का लेटर होता है, इंडेमनिटी, अगर कुछ आगे जाके गलत होता है ना, तो आप इंडेमनीफाई करोगी कंपनी को। अगर कंपनी के ऊपर कभी कुछ ऐसा रूलिंग आ जाता है कि कंपनी ने गलत किया, तो वो शेयर होल्डर को, वो जिसने ऐसा बोला था हमें करने को, हम उससे पैसा वसूल कर लेंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ठीक है, पढ़ने के लिए आपने समझ लिया, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। सर ट्रांसफर ट्रांसमिशन बताओ यार, कितना टाइम होता है, क्या होता है, क्या चक्कर है, कैसे ट्रांसफर होता है, क्या नहीं होता। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफरर अलोन। बेटे देखो ये बात आ गई कि ट्रांसफरर खुद कह रहे हैं, यहाँ पे केस में कह रहा था ना कि ट्रांसफर अलोन कह रहा है कि भाई ये शेयर उसको दे दो, ये शेयर उसको दे दो, मैं अपनी लाइबिलिटी से भागू, ये शेयर उसको दे दो।
मैं गया भाई, सिग्नल पे था, मैंने एक बंदे को बुलाया, ये कंपनी का मालिक बनोगे, ले लो मेरे से, मैंने तुम्हें मालिक बना दिया, ऐसा नहीं। पढ़ते आगे। वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय ट्रांसफरर अलोन, जो ट्रांसफरर है वो अलोन कह रहा है, एंड दैट्स रिलेट टू पार्टली पेड अप शेयर, मेरी लाइबिलिटी बड़ी बची है अभी, दैट ट्रांसफर शैल नॉट बी रजिस्टर्ड unless the company gives the notice of application in such manner as may be prescribed to the transferee। ट्रांसफरी को बताएंगे, वो एप्लीकेशन देंगे, द ट्रांस एंड द ट्रांसफरी गिव नो ऑब्जेक्शन टू द ट्रांसफर विद इन 2 weeks फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस। बेटा ट्रांसफरी को नोटिस भेज दिया कि भाई हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, आपने अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं बताया तभी ये ट्रांसफर को वो कर पाएंगे कंपनी। समझ रहे हो बात? ट्रांसफर लोन कह रहा है कि इसको ट्रांसफरी को मेरे को शेयर भेज दो, कंपनी का दायित्व है, कंपनी का दायित्व है, पार्टली पेड अप शेयर है कि भाई लाइबिलिटी ट्रांसफरी के ऊपर आ रही है, हम ट्रांसफर से पूछ लें, वो नोटिस भेज के ट्रांसफर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, ये आपको शेयर बेच रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो ये ट्रांसफर सिर्फ ट्रांसफरर के बेसिस पे आपको ट्रांसफर होगा। ओके, और बताओ सर, और कुछ करा? मेरे ट्रांसफर हो रहे हैं, सर्टिफिकेट भी तो मिलने होते हैं ना कि हाँ भाई मैं कंपनी का मालिक हूँ। ठीक है। इन केस ऑफ सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, बेटा मेमोरेंडम सब्सक्राइबर पता है क्या होता है? जो कंपनी को स्टार्टिंग के अंदर पैसे देते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, उसको सब्सक्राइब करते हैं, मेमोरेंडम पे मेरे साइन ना, एक ई शेयर मेरे हो गए। उसके केस के अंदर विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसी कंपनी फॉर्म हुई उसके 2 महीने के अंदर उसको शेयर आप शेयर सर्टिफिकेट दे दो। In case of allotment, in case of any allotment of share within a period of 2 months from the date of allotment, बेटा मैं फर्दर पब्लिक इशू था या कुछ भी था, बाद में इशू हुए ये शेयर्स, मेरे पास लेटर आ गया, मेरे पास लेटर आ गया कि भाई अलॉटमेंट हो गया, आपको हमने शेयर दे दिया, पैसा दे दो। मैं बैठा हूँ, शेयर सर्टिफिकेट आएंगे, मैं घर में दिखाऊंगा, घर में पार्टी होगी, मैं शेयर का कंपनी का मालिक बन गया। उन्होंने बोल दिया जिस दिन आपको अलॉटमेंट होगी ना उसके 2 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। कंपनी ने की तो हमें बताना, कंपनी ने देखी तो हमें बताना, किसको? गवर्नमेंट को। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया वो 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट देना ही देना है। बेटा इन केस ऑफ ट्रांसफर, ये हमारा आपस का मामला है, कंपनी का इसमें कोई लेना नहीं, मैं आपको कह दूँ कि ट्रांसफर करेंगे, मैंने आपको बेच दिया शेयर, ठीक है बेटा, आपके नाम पे वो बन के आएगा ना शेयर सर्टिफिकेट। तो उन्होंने क्या बोला कि कंपनी को एश्योर करना है कि अगर ये जब शेयर हो गया ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करने के लिए मैंने 60 डेज के अंदर ट्रांसफर डीड कंपनी को दे दी, और जब कंपनी को मिली उसके 1 मंथ के अंदर अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट बाय कंपनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। बेटा यहाँ पे देखो आपने दिया था ना, जो आपने क्या कहते हैं जो डीड बनाई थी आपने ट्रांसफर करने की, जो हमने साइन करने के लिए बात करी थी कि हाँ भाई आपको देना है, इसके देते ही आपको 1 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफरर है वो ट्रांसफरी को मिल जाएंगे वो शेयर। ओके ओके। इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, मेरे डिबेंचर्स को आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा एक्सेप्शन आ गया। इसके ये फिक्स इंस्ट्रूमेंट होता है, जनरली इसका पीरियड फिक्स होता है, 5 साल, 2 साल, 3 साल। तो इसमें थोड़ा सा लीनियंसी दिखाई गवर्नमेंट ने, कहा कि इसके अंदर 6 महीने के अंदर अंदर आप डेट ऑफ अलॉटमेंट से आप उसको डिबेंचर्स को सर्टिफिकेट उसको दे देना। बेटा इसको याद करना आपको कैसे भी करके, इसके अंदर से आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब छोटे मोटे 3-4 सेक्शन हम पढ़ेंगे आज के दिन, कल फिर हम नए 10 सेक्शन लेकर आएंगे। पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ अ शेयर होल्डर, मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ, मैं फिर भी ऐसा एक्ट कर रहा हूँ मैं शेयर होल्डर हूँ। यहाँ पे आईटीसी मौर्य या फिर ताज के अंदर है ना, कंपनीज की मीटिंग होती है, मैं पहुंच गया, मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे को फ्री का खाना खाना था, मैं पहुंच गया वहाँ पे, उनकी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग चल रही है, मेरे पास शेयर नहीं, मैं फिर भी पहुंच गया, मैं शेयर होल्डर हूँ। बेटा कुछ गवर्नमेंट एक्ट ऐसा बोलेगा ना कि ऐसा आप नहीं कर सकते, कंपनी पे तो हम इतने वो लगा रहे हैं लाइबिलिटीज, जब अगर कोई जनरल जनता गलत कर रही है, स्टेक होल्डर गलत कर रहा है, उसको भी तो हम गलत करेंगे ना, उसको भी तो हम पनिशमेंट देंगे ना। पर इफ एनी पर्सन डिसाइडफुली personates as an owner of any security or interest in a company और एनी शेयर वारंट, बेटा वारंट क्या होता है पता है? कि ये वारंट दिखाया, इस वारंट पे होता है कि आपको आगे जाके शेयर इश्यू होंगे, ठीक है, और कूपन इशूड इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट,
thereby obtains or attempt to obtain any such security or interest or any such share warrant or coupon or receive or attempt any receive any money due to any such owner। बेटा क्या कर रहा है वो कह रहा है मैं उस कंपनी के शेयर का मालिक नहीं हूँ। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ राइट शेयर्स होते हैं ना, मेरे पास शेयर्स मैं बेच चुका हूँ बट मेरे पास लेटर आ गया कंपनी का, अभी वो ट्रांसमिशन हो नहीं पाया और मेरे पास राइट शेयर का भाई क्या कहते हैं लेटर आ गया, कंपनी कह रहा है राइट शेयर का अप्लाई कर लो। मेरा मन बहक गया, बेटा बहकता है मन, चंचल मन, मेरा मन बहक गया। मैंने कहा यार अप्लाई कर दूं अप्लाई कर दूं अप्लाई कर दूं, है ये शेयर दूसरे बंदे को मैं बेच चुका हूँ, अभी थोड़ा सा इन प्रोसेस है वो ट्रांसफर करने में। बट मैंने कहा यार ले कर लेता हूँ, तो मैंने कहा भाई हाँ भाई ऐसा कर दो कि जो नए शेयर्स इशू होने हैं ना वो मैं अपने राइट शेयर ले लूँगा, सस्ते मिलेंगे मेरे को मार्केट से, सीधा सीधा प्रॉफिट। चलो ठीक है, बट गवर्नमेंट ने आपको मना कर दिया कि भाई हम इसकी पनिशमेंट देंगे अगर आपका आपका शेयर आपको बिलोंग नहीं करता और आप पर्सोनेट करते हो कि वो आपका शेयर था। उसने क्या बोला, कोई भी सिक्योरिटी और शेयर वारंट आपने ऐसी कोशिश करी कि आपको मिल जाए बट आप ओनर नहीं हो, ठीक है, कि आपको कोई मनी रिसीव हुई, अगर आपको कोई जैसे डिविडेंड भी मिल गया, आपने शेयर इशू कर दिया बट वो सारे भी चेंजेस नहीं हुए और आपके अकाउंट में डिविडेंड आ गया, तो हम आपके ऊपर पनिशमेंट लगाएंगे। सच पर्सन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, जेल में घुसा देंगे, 1 साल से कम नहीं, 1 साल से कम नहीं, विच में एक्सटेंड अप टू 3 years एंड फाइन, जो कि 1 लाख तक हो सकता है मिनिमम और जो कि 5 लाख तक बढ़ सकता है। इसमें कोई चेंज नहीं आया। बेटा आपको कभी ऐसा नहीं करना, अच्छे से बिहेव करना है। अगर आपने शेयर बेच दिए तो उसका कोई आपको वारंट वूरंट, कोई सिक्योरिटी राइट इशू, कोई डिविडेंड कुछ नहीं लेना। अगर गलती से आ गया तो वापस कर रहा, बेटा जेल नहीं जाना ना, वापस करो, ठीक है। ओके सर, समझ में आते हैं, हम ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेंगे। ओके बेटा, कंपनी रिफ्यूज कर सकती है। मैं ट्रांसफर डीड लेके गया, ये इसको शेयर बेच दो, मैं ट्रांसफर डीड लेके गया कि इसको शेयर बेच दो। ये जो बंदा है थोड़ा सा ऐसा वो अच्छा नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा गुंडा टाइप का है, कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया। बेटा सुनो, हमने पढ़ा था पहले भी ये कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, उसमें वो ऐसी कुछ कंडीशन डाल सकती है। पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, बट प्राइवेट कंपनी हमने आर्टिकल्स के अंदर ऐसा कुछ लिख दे कि भाई मेरे को अपने कंपनी के अंदर एक स्पेसिफाइड टाइप के लोग ही चाहिए, और कोई मेरे को ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो जैसा मर्जी बना दे, बट वो मतलब एक्ट को सुपरसीड नहीं करेंगे, हमेशा एक्ट ही उसको सुपरसीड करेंगे, ठीक है। उन्होंने मेरे को रिफ्यूज कर दिया कि हम शेयर आपको क्या कहते हैं बेचने नहीं दे रहे, ट्रांसफर ही करने दे रहे। मेरी मेहनत और वो ट्रांसफर ही नहीं करने दे रहे, समझ रहे हो, मैं बेच के आगे मूव ऑन करना चाहता हूँ और मेरे को मूव ऑन नहीं करने दिया जा रहा। मेरे पास क्या ऑप्शन है बेटा, ट्रिब्यूनल है हमारे पास, ट्रिब्यूनल है हमारे पास। क्या कहता है, रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर। प्राइवेट कंपनी के केस के अंदर प्राइवेट कंपनी अगर मेरे को रेडी मना करती है तो वो मेरे को नोटिस देगी कि हम रिफ्यूज कर रहे हैं, हम रिफ्यूज कर रहे हैं, रीजन लिख के कि भाई हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा है, या फिर कोई भी और रीजन कि वो बंदा ठीक नहीं है, कुछ भी है, हम आपको ये शेयर ट्रांसफर नहीं करने देंगे। बेटा इस नोटिस के आते ही मैं नोटिस लेके चला जाऊंगा ट्रिब्यूनल के पास, 30 दिन के अंदर अंदर, भाई ये देखो ये नोटिस भेजा इन्होंने, मेरे को ट्रांसफर नहीं करने दे रहा, आप ही मेरी दर्द को समझो और मेरे को ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ये 60 days क्या है बेटा, कंपनी ने आपके ट्रांसफर जो डीड है ना उसको इग्नोर ही कर दिया, ना कोई नोटिस भेजा ना कोई कुछ भेजा, तो उस केस के अंदर आपको 60 days मिलते हैं, जिस दिन जब आपको नोटिस नहीं इशू हो तब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल ने अपना क्या कहते हैं अपील को डिसमिस कर दिया, उसने अपना ऑर्डर दे दिया। ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया उसको 10 दिन के अंदर अंदर मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और अपना जो रजिस्टर जिसके अंदर मेंबर्स का नाम लिखा उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हमें समझ में आता है कि प्राइवेट कंपनी के केस के अंदर ऐसा होता है। पब्लिक के केस कंपनी के केस में तो आपने बोला फ्रीली ट्रांसफरेबल है, उसके केस में मना कर सकते हैं हम। इसके अंदर देखो, इन्होंने ओनर्स कंपनी के ऊपर ज्यादा डाल दिया। पब्लिक कंपनी भी मना कर सकती है बट उनके पास सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। कांट रिफ्यूज विदाउट सफिशिएंट कॉज, कांट रिफ्यूज, वो रिफ्यूज करें। सफिशिएंट कॉज क्या है, सफिशिएंट कॉज क्या, बेटा पब्लिक कंपनी को पता है कि जिसको शेयर्स जा रहे हैं ना वो अच्छे नेचर का नहीं है, पहले बहुत डर डिफॉल्ट कर चुका है, ये हमारी कंपनी के अंदर घुस कर हमारी कंपनी को भी खराब करेगा। तो उसने एक कॉज लिखा कि भाई ये कॉज लिख रहे हैं और हम ये ट्रांसफर हम मान नहीं रहे,
ठीक है। इस केस के अंदर भी बेटा 60 और 90 डेज का वही कॉन्सेप्ट है। पब्लिक कंपनी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया गया हमारे जैसे लोगों को अपील करने के लिए। ठीक है, इसमें याद रखना 60 और 90 डेज का कॉन्सेप्ट है। सेम अगर ये ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास करेगा या हमारे उसको डिसमिस कर देगा अपील को। ठीक है, अगर हमारा ऑर्डर पास होता है, ट्रांसफर अग्री करते हैं, तो विद इन 10 डेज वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर नहीं, और साथ में जो हमारा रजिस्टर उसमें मेंबर का नाम आ जाएगा। 57 एंड 58 आपके हो गए। आज हम थोड़ा सा और दो सेक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो फाइनेंस इम्प्रिजनमेंट है ना, वो सेम है जो भाई ऊपर पनिशमेंट ऑफ पर्सोनेशन ऑफ अ शेयर होल्डर था ना, सेम पनिशमेंट है। देखो भाई, इसमें भी 1 ईयर की जेल विच में एक्सटेंड अप टू 3 ईयर्स, और इसके अंदर क्या है, फाइन जो 1 लाख तक हो सकता है और विच में एक्सटेंड अप टू 5 ईयर। तो सेम केस के अंदर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन या पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ अ शेयर होल्डर। ठीक है, दोनों केस के अंदर पेनल्टीज आर सेम। ओके सर, और पढ़ाओ हमें, और पढ़ाओ बेटा। अभी कुछ गलती हो गई। मेंबर्स का जो शेयर 59 सेक्शन हमें क्या कहता है, अब जो शेयर का जो रजिस्टर है ना, जहाँ पे मेंबर का नाम लिखा है, उसमें कुछ गलती, उसको रेक्टिफाई करना है। ये सिर्फ एक बार हम प्लेन रीड करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं हम, गलती से नाम किसी और का चढ़ गया रजिस्टर के अंदर, हम ठीक कराना चाहते हैं। बेटे रेमेडी टू एग्रीव पार्टी, एग्रीव पार्टी कौन सा है, जो मतलब गलत फील करेगी, उसके साथ गलत हुआ है। ठीक है, एग्रीव पार्टी वो होती है। रेमेडी टू द एग्रीव्ड फॉर नॉट कैरिंग द चेंजेस इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, कि भाई हमारा जो नाम है, अग्रीव कह रहे हैं मेरा नाम आया नहीं रजिस्टर के अंदर, मेरा नाम लेकर आओ। इफ द नेम ऑफ एनी पर्सन इज विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर, मेरा नाम तुमने खामा मेंबर के उसमें रजिस्टर कर लिया, मैं तुम्हारा मेंबर नहीं हूँ, आगे जाकर तुम मेरे से पैसा मांगोगे। मैंने कहा तुमने मेरा नाम एंटर कैसे कर लिया। बेटा ने कहा या तो तुमने गलती से एंटर कर लिया, और आफ्टर बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर इज ओमिटेड देयर फ्रॉम, आपने कहा उसमें से हटा दिया गया, और इज एनी डिफॉल्ट इज मेड, और unnecessary delay is taken place in entering the name in the register, or the fact that any person have becoming or ceased to be a member, the person aggrieved or any member of the company। इसमें लिखा है कोई भी पर्सन aggrieved है या उसके बिहार पे कोई और मेंबर ऑफ द कंपनी, और द कंपनी में अपील इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, या तो कंपनी खुद अपील कर रही है, या तो जो अग्रीव्ड है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत है मेरी सुनो, या तो वो अपील कर रहा है या कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी कह रहा है भाई ये ठीक करो। ओके, और कोई मेंबर क्यों कर रहा है, वो चाहता है कि भाई ऐसा कुछ आगे जाकर दिक्कत ना हो कि मेरी ओनरशिप पे भी दिक्कत आए, आप समझ रहे हो। ठीक है, और कॉम्पिटेंट और टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर वो बंदा आउटसाइड इंडिया तो हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया को, जो शेयर होल्डर है वो बाहर का बंदा है तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, उसको वो रेक्टिफाई करेंगे रजिस्टर को। हमें समझ में आता है भाई गलती होगी, इंसान है, गलती होती है, कंपनी है, गलती होती है, गलती होगी में उसको रेक्टिफिकेशन के लिए प्रोसीजर बना दिया गया। ओके, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, वही चीज़ है भाई हमने जो पहले पढ़ा है, 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी विद इन 10 डेज जो भी उसका आएगा ट्रांसमिशन होगा 10 दिन के अंदर, और रेक्टिफाई कर देगी, या तो सेटिसाइड करेगी या 10 डेज के अंदर अंदर होगा, और वो ट्रांसफर को करना पड़ेगा। आगे लगा, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी टू ट्रांसफर सच सिक्योरिटी, और एनी पर्सन एक्वायरिंग सच सिक्योरिटी शैल बी एंटाइटल्ड टू वोटिंग राइट अनलेस द वोटिंग राइट हैव बीन सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। बेटा जिसको शेयर मिल रहे हैं, जिसको शेयर मिल रहे हैं उसके पास वोटिंग राइट्स आएंगे। कभी कभी क्या होता है, ट्रिब्यूनल शेयर्स को ट्रांसफर कर देता है, बट कहता है कि हमें कंपनी के अंदर कुछ गलत ना हो जाए, तो हम आपके वोटिंग राइट्स को सस्पेंड कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, हम अगला ऑर्डर पास करेंगे, फिर आपको सारी तहकीकात करके फिर हम आपको वोटिंग राइट्स दे देंगे। हमें समझ में आता है कि ये पॉइंट क्यों लाया गया। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, एक बार आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है। Where the transfer of security is in contravention of any of the provision of सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, ये आपको याद होना चाहिए, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 क्वेश्चन आ जाता है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, ठीक है ना, हमारे सेबी का एक्ट 1992, और दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, देयर द ट्रिब्यूनल में on an application made by the depositor of the company or depositor participant, the holder of the security or the Securities and Exchange Board of India direct any company or depository set rights to the contravention, set right the contravention, जो contravention हुआ उसको ठीक किया जाए। ठीक है,
और रेक्टिफाई द राइट्स इन रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट। बेटा ये SCRA एक्ट है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इसके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो आपको कोई भी बोल सकता है, आपको सेबी, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी मतलब NSDL CSDL जो भी है, वो आपको बोल देंगे इस कॉन्ट्रवेंशन को ठीक किया जाए, टू सेट असाइड द राइट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन एंड रेक्टिफाई, रजिस्टर को आप रेक्टिफाई करो। नॉर्मल पॉइंट, नथिंग नथिंग ऑफ मोर इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस का नहीं है। आज का लास्ट सेक्शन, ये भी छोटा सेक्शन है, पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज्ड सब्सक्राइब एंड पेड शेयर कैपिटल। बेटा एक बंदे ने कंपनी बनाई, ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़, 100 करोड़ ऑथराइज, 100 करोड़ ऑथराइज, मैंने ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ कर दी। 100 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल है कि मैं अपने पूरे कंपनी के जीवन काल में 100 करोड़ रुपए रेज कर सकता हूँ। और मैं हर जगह ये लिखता फिर रहा हूँ 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, हर जगह मैंने 100 करोड़ की पीपीडी बजा रही, वही 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, 100 करोड़ है। ऐसा कंपनी एक्ट को लगा कि ये तुम थोड़ा सा लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। जहां पर भी आप ऑथराइज कैपिटल का नाम लिखते हो ना, आपको सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल के बारे में बताना है। 100 करोड़ आपकी ऑथराइज कैपिटल है, सब्सक्राइब आपकी 1 करोड़ है, पेड अप आपकी 50 लाख ही है। क्या आप 100 करोड़ 100 करोड़ बोल रहे हो, है तो 50 लाख ही ना। 50 लाख भी आपको बताना जरूरी है ना। इस सेक्शन में बताया गया जहां पर भी ऑथराइज कैपिटल का नाम आएगा वहां पे सब्सक्राइब और पेड अप को बताना जरूरी है। समझ में आती है बात। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग द लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे को मेल कर दिया, आपको मिल जाएंगे नोट्स। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं।